लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, उन सब चीज़ों के ऊपर हमने फोकस किया था। और हमने बोला था कि आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ आवर बैंकिंग सेक्टर। और मैंने बताया था कि एक बहुत लंबा चैप्टर है बैंकिंग चैप्टर, क्योंकि जब हम बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हम बहुत सी चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं, जिससे हमें चीज़ों को समझने में भी आसानी होती है। और आज के समय की अगर हम बात करें तो हमारे एग्ज़ाम्स पर्पज़ के लिए और हमारी लाइफ के पर्पज़ के लिए भी एक बहुत बड़ा सेक्टर बन गया है हमारा बैंकिंग सेक्टर। जब बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर बात करेंगे बैंक्स क्या हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, बैंकिंग हिस्ट्री क्या है, किस प्रकार से कहाँ आई, किस प्रकार से बैंकों में हमारा जो था विकास प्रक्रिया चली। फिर हम बात करेंगे आरबीआई की, आरबीआई क्या है, कब बना, किस प्रकार से काम करता है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, किस प्रकार से आती है। फिर हम बात करेंगे आरबीआई करेंसी कैसे इश्यू करता है, उन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई दर क्या है, किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से आरबीआई उसके अंतर्गत काम करता है, कैसे उसको नियंत्रित करता है, कैसे उसको सरकार नियंत्रित करती है, किस प्रकार से उपाय किए जाते हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ कॉल्ड अवर फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार, जिसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक होता है हमारा मनी मार्केट, मुद्रा बाजार, और दूसरा होता है हमारा कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार किस प्रकार से काम करते हैं, उन सब चीज़ों को जो है हम देखेंगे और काम करेंगे। शुरुआत हम आज करेंगे बैंकिंग के। बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सरकार चाहती है कि सभी लोगों का भारत में बैंकों में खाता खुल जाए। क्यों खुल जाए, क्या फ़ायदे हैं उसके, और क्यों उसके अंतर्गत जो है सरकार काम करती है, ये सब चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बैंकिंग की बात करें, सरकार बैंक क्यों चाहती है, देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का बैंक में खाता नहीं है, देन व्हाट विल हैपन। सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति है, मैं ही अपनी ही बात कर रहा हूं, मान लीजिए मेरा बैंक में खाता नहीं है, मैंने मंथली कुछ इनकम जनरेट करी और उसके बाद मैंने कुछ सेविंग करी, खर्च किए, कुछ सेविंग भी करी। मान लीजिए मैंने महीने में 2,000 रुपये बचाए। अब जब मैंने 2,000 रुपये बचाए और यदि मान लेते हैं कि मेरे पास बैंक में खाता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उस पैसे को अपने घर में दबा के रखूँगा। ऐसे मैंने अगले महीने 2,000 रुपये और बचाए, यानी कि मैंने जो पैसा बचाया उसको घर में ही रखता रहा। यानी कि मार्केट में पैसे का जो प्रवाह है, मनी का जो फ्लो है, वो क्या हो गया, अपने आप ही रुक गया। यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में जो बाजार में जो पैसे का प्रचलन है वो कम हो गया, जो कि मार्केट में पैसा ज्यादा है। अब यदि मेरे पास बैंक में अकाउंट होता तो क्या मैं क्या करता, अपने पैसे को मैं कहां पर रखता, बैंक में रखता, जिससे क्या हो जाता, मुझको फायदा होता, क्योंकि बैंक में रखता तो बैंक से मुझे ब्याज मिलता, यानी कि मेरी इनकम और ज्यादा बढ़ जाती। प्लस जब मैं बैंक में रखता तो बैंक इस पैसे को आगे किसी और को लोन के रूप में देता, यानी कि मार्केट में मनी का फ्लो क्या हो जाता, बढ़ जाता। यानी कि बैंकों में पैसा रखने से बाजार में मनी का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। सो दैट इज द रीजन कि जो सरकार है वो ये चाहती है कि सभी लोगों का खाता खुले और जो सभी लोग हैं जो बाजार में अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करें, जिससे बाजार में मनी का फ्लो भी बढ़े। इसका मैं एक और परफेक्ट उदाहरण दे सकता हूं। अभी हम बात करते हैं डीबीटी की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जो हमारे खाते में सीधा लाभ का पैसा अब कहां पहुंचता है, हमारे खाते में पहुंचता है। हमें सरकार क्या करती थी, सब्सिडीज देती थी। और मान लेते हैं हम बात करें, हम एलपीजी सब्सिडी की ही बात कर लें, गैस के सिलेंडर की सब्सिडी की छूट की बात करें, सर क्या क्या करती थी, 600 रुपए का सिलेंडर था और वो हमसे कितना लेती थी, 450 रुपए लेती थी। यानी कि सरकार ने 150 रुपया अपने पास से पहले से ही चुका दिया। अब सरकार ने यह पैसा जो चुकाया वो मिडिलमैन, बिचौलियों के थ्रू चुकाया, जिससे सरकार को क्या देना पड़ा, बिचौलियों को कमीशन भी देना पड़ा।
लेकिन सरकार ने बोला कि अब हम आपको डायरेक्ट छूट नहीं देंगे, हम आपको छूट अभी भी देंगे, सब्सिडी हम आपको अभी भी देंगे, लेकिन अब सब्सिडी का पैसा आपको हम कैश नहीं देंगे, आपके खाते में देंगे। यानी कि अब आपको 600 रुपए का सिलेंडर है तो आपको 600 रुपए ही देने पड़ेंगे। लेकिन जो 150 रुपए की छूट जो भारत सरकार आपको देना चाहती है वो डायरेक्ट 150 रुपया आपके खाते में डाल देगी। बिल्कुल सही चीज है, पैसा तो आपको अभी भी मिला। अब दो फायदे हुए इसके। पहला फायदा कि सरकार आपसे 450 रुपए ले रही थी, अब कितने लिए आपसे? 600 रुपए लिए। यानी कि सरकार ने 150 रुपया आपके जेब से निकलवा कर बैंकों में रखवा दिया। यानी कि आपका 150 रुपया अपने आप बैंक में पहुंच गया, मनी का फ्लो अपने आप ही बढ़ गया। सरकार ने बोला कि 150 रुपया हम आपको आपके बैंक में डाल के देंगे, यानी कि 150 रुपया बाजार में फ्लो हो गया क्योंकि सरकार के पास पहुंच गया, और 150 रुपया आपके बैंक में आ गया, यानी कि 150 रुपया और मार्केट में फ्लो हो गया। यानी कि मार्केट में मनी का फ्लो, और सरकार जो पहले बिचौलियों का पैसा देती थी वो इनकम भी सरकार ने बचा ली। अगर हम 2017-18 की बात करें तो भारत सरकार ने केवल एलपीजी सब्सिडी पर ही बचत करते हुए करीब 21,000 करोड़ की बचत करी, जो सरकार ने बिचौलियों को पैसा देता था मिडिल मैन के थ्रू जो इनकम जनरेट। 21,000 करोड़ की सरकार को वो बचत हुई, प्लस मनी का फ्लो बढ़ा और सिचुएशन जो थी वो और ज्यादा इंप्रूव हुई। दैट इज द रीजन कि सरकार चाहती है कि सभी लोगों का बैंक में खाता खुले और जो बैंक है उसके अंतर्गत जो है वो काम करे। ये एक बेसिक सी चीज है। अगर हम बैंकों की बात करें, आज हम शुरुआत करेंगे, जब बैंकिंग की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करते हैं हमेशा हम बैंकों के इतिहास से कि भारत में बैंक किस प्रकार से आए, कब खुले, क्यों खुले, किस प्रकार से खुले, उन सब चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे बैंकिंग हिस्ट्री इन इंडिया, भारत में बैंकों का इतिहास, कि भारत में बैंक्स किस प्रकार से खुले, किस प्रकार से काम हुए, उन सब चीजों के ऊपर जो है आज हम यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे। पहले अगर हम भारत की बात करें, भारत में बैंकों की बात करें, तो भारत में जो बैंकों की शुरुआत हुई, भारत में सबसे पहला बैंक जो आया वो कब आया? भारत का सबसे पहला बैंक आया 1770 में, 1770 में एक कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी अलेक्जेंडर एंड कंपनी। अलेक्जेंडर एक कंपनी थी जिसने भारत में बैंकों की शुरुआत करी और भारत का सबसे पहला बैंक आया। बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये भारत में खुलने वाला सबसे पहला बैंक खुला। कहां पर था? कोलकाता में। कलकत्ता में भारत का सबसे पहला बैंक खुला, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा काम। इसके बाद एक और बैंक भी आया, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन वो सब बैंक जो थे जल्दी खुले और जल्दी ही बंद हो गए। लेकिन भारत में बैंकों की जो असली शुरुआत है वो मानी जाती है 1806, जब खुला बैंक ऑफ बंगाल। भारत का असली बैंक जो भारत में खुला दैट वाज बैंक ऑफ बंगाल, जहां से भारत में बैंकों की असली शुरुआत। देखिए याद रखिएगा, कई क्वेश्चन आता है भारत का पहला बैंक, तो डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत का पहला बैंक जो था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो खुला 1770 में। खोलने वाली थी अलेक्जेंडर एंड कंपनी, कोलकाता। इसके बाद खुला बैंक ऑफ बंगाल, कोलकाता में ही खुला। इसके बाद 1840 में खुला बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में खुला बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीन बैंक जो थे ये भारत में खुले। खोलने वाले ब्रिटिशर्स ही थे और इन बैंकों को नाम देते हैं प्रेसिडेंसी बैंक। एक्चुअली आपको पता ही है कि अंग्रेज जो थे तीन जगह से शासन करते थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास थे। इसी कारण से इन्होंने यहाँ पर जो थे अपने तीन बैंक खोल लिए, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। उन्होंने तीन बैंक खोल लिए जो भारत में बैंकिंग को करने लगे। और याद रखिएगा, यही तीनों बैंक
बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। 1921 में इन तीनों बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों का आपस में विलय कर दिया गया और एक बड़ा बैंक बनाया गया। सबने नाम सुना है। और एक कॉमन क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये एक बैंक जो था, ये ब्रिटिशर्स ने तीन बैंकों को आपस में मिलाकर एक नया बैंक खोला। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के लिए बैंकर का काम करता रहा जब तक, और कुछ समय तक ये भारत सरकार के लिए नोट छापने का भी काम करता रहा। लेकिन इसके बाद यही बैंक 1955 में प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और इंपीरियल बैंक की खासियत रही कि आज़ादी के बाद लोग इस पर अपना खाता खुलवाते हुए डरते थे, क्योंकि उनको लगता था कि नाम से इंपीरियल बैंक था तो लगता था कि कोई ब्रिटिशर्स का बैंक है, जैसे अंग्रेज चले गए ये भी चला जाएगा, तो लोग इसमें अपना पैसा जमा नहीं करवाते थे। जो कि भारत सरकार जो थी इसको एक सबसे बड़े बैंक के रूप में लेती थी, और यही कारण था कि 1955 में भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इंपीरियल बैंक नेशनलाइज्ड, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और यही बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसी बैंक का नाम बदल दिया गया और कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। अगर आप आरबीआई की साइट पे जाएंगे तो आपको आज भी ये लिखा हुआ मिलेगा, भारत का 210 साल से भी ज्यादा पुराना बैंक, एक बड़े बैंक के रूप में ये अब ये काम कर रहा है। पता ही है आपको, याद रखिएगा, बना 1806 में और अब ये SBI के रूप में काम कर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और बैंक की, दैट इज 1865। 1865 में एक ऐसा बैंक बना जो आज भी अपने ही नाम से काम कर रहा है। भारत का एकमात्र बैंक जो आज़ादी से पहले खुला, 1865 में खुला, और आज तक वो अपने ही नाम से काम कर रहा है, दैट इज इलाहाबाद बैंक लिमिटेड, कोलकाता। इलाहाबाद बैंक 1865 में कलकत्ता में जो था वो खोला गया, और एक बहुत ही बड़े बैंक के रूप में ये खुला, और आज भी एक बड़े बैंक के रूप में ही काम कर रहा है। और कई बार बैंक क्वेश्चन भी आता है कि वो बैंक जो अभी भी अपने सबसे पुराने नाम से ही काम कर रहा है, दैट इज 1865 में खुला इलाहाबाद बैंक। लेकिन ये जितने बैंक खुले, चाहे वो बैंक ऑफ बंगाल हो, बैंक ऑफ कलकत्ता हो, बैंक ऑफ मद्रास हो, बैंक ऑफ बॉम्बे हो, या हम बात कर रहे थे बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो, या इलाहाबाद बैंक भी था, ये जितने भी बैंक खुले ये सब के सब जो थे ब्रिटिश मैनेजमेंट के साथ खोले गए। ब्रिटिशर्स ने ये बैंक जो थे वो खोले। भारत का पहला बैंक जो इंडियंस ने खोला कौन सा था? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बच्चे बहुत ही कॉमनली गलत करके आ जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, क्योंकि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि भारत का पहला बैंक जो इंडियंस ने खोला वो पंजाब नेशनल बैंक था। याद रखिएगा, वो भारत का पहला बैंक नहीं था जो इंडियंस ने खोला हो। भारत का पहला बैंक जो इंडियंस ने खोला, इट वाज इन 1881। 1881 में भारतीयों के द्वारा खोला गया पहला बैंक था औध कॉमर्शियल बैंक। कहाँ खुला ये? अवध। अवध ही बेसिकली जो हम इसको बोलते हैं फैजाबाद, क्योंकि उस समय जो था अवध जो था इसी नाम से जाना जाता था। फर्स्ट इंडियन बैंक विद जॉइंट वेंचर, जो ये बैंक था फर्स्ट इंडियन बैंक जो खुला औध कमर्शियल बैंक, ये भारतीयों, इसमें इंडियंस प्लस ब्रिटिशर्स दोनों का पैसा लगा हुआ था जो ये खुला। लेकिन 1894 में जो बैंक खुला, दैट वाज पंजाब नेशनल बैंक, यू कैन से फर्स्ट फुल्ली इंडियन बैंक। 1894 में खुला पंजाब नेशनल बैंक, भारत का पहला पूर्ण रूपेण इंडियन बैंक, यानी कि जिसमें विदेशियों का कोई पैसा नहीं लगा हुआ था। इट वाज पंजाब नेशनल बैंक।
खोलने वाले थे लाला सुखदयाल, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, इन सब लोगों ने खोला। कहाँ खुला था ये? लाहौर, पाकिस्तान। लाहौर पाकिस्तान में खुला था। और अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये जो था पंजाब नेशनल बैंक, इट वाज नोन एज द फर्स्ट फुल्ली इंडियन बैंक, जहां पर विदेशियों का कोई पैसा नहीं लगा। इसके बाद 1921 के बारे में आपको बता ही चुका हूं कि 1921 में जो बैंक थे वापस में मर्ज हुए। इसके बाद आया 1 अप्रैल 1935, एक भारत के एक और बड़े बैंक की नींव रखी गई। यहां पर आया आरबीआई अंडर आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना की गई। एक्चुअली 2 ब्रिटिशर थे, हिल्टन एंड यंग, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इस बैंक की स्थापना की गई। एक्चुअली हिल्टन और यंग ये 2 इकोनॉमिस्ट थे जो इंडियन की इकोनॉमी को स्टडी कर रहे थे, और इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी, और जो रिपोर्ट थी वो ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत की गई। और ब्रिटेन की जो संसद है उन्होंने एक बिल बनाया जिसको नाम दिया गया आरबीआई अधिनियम, और ब्रिटेन की संसद ने आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना करी। और जब खोला गया तब इसका हेडक्वार्टर रखा गया कोलकाता। लेकिन 1937 हेडक्वार्टर शिफ्टेड। लेकिन 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर था वो शिफ्ट कर दिया गया, और कहां कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया, जहां पर ये आज भी स्थित है इसका हेडक्वार्टर। यानी कि 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई कोलकाता में, लेकिन 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर था वो शिफ्ट करके कर दिया गया मुंबई। आरबीआई के अगर हम बात करें, गवर्नर्स की बात करें, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? आरबीआई के पहले गवर्नर गए सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न एक ब्रिटिशर थे, ये आरबीआई के पहले गवर्नर बने। और 1943 फर्स्ट इंडियन गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर बने। एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति जो बाद में भारत के वित्त मंत्री भी बने, दैट वाज सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख जो है ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर बने, जो बाद में भारत के वित्त मंत्री भी बने। याद रखिएगा, अभी तक आरबीआई के 2 गवर्नर्स हुए हैं जो भारत के वित्त मंत्री बने हैं। पहले थे सी.डी. देशमुख 1955 में 1955, और दूसरे थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 1991। ये जो थे ये आरबीआई के 2 गवर्नर जो बाद में हमारे वित्त मंत्री भी बने। इसके बाद 1949 देश आजाद हो चुका था। भारत सरकार ने बोला कि जो आरबीआई है इसको हम अपने अधीनस्थ लेना चाहते हैं, और 1949 आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि भारत सरकार ने आरबीआई को अपने अधीन ले लिया। और जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949, उस समय भी गवर्नर थे, वो थे सी.डी. देशमुख। याद रखिएगा, सी.डी. देशमुख लगभग 6 साल तक जो थे वो आरबीआई के गवर्नर रहे, और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो सी.डी. देशमुख के समय में ही हुआ। सी.डी. देशमुख ही थे जिन्होंने आरबीआई का राष्ट्रीयकरण करवाया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, क्योंकि इसके अंतर्गत भारत सरकार ने आरबीआई को अपने अधीन लेकर जो भी उसके समस्याएं थी या देश की जो भी आर्थिक समस्याएं थी उसको सुलझाने के लिए उसको अपने अधीन ले लिया, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को एक
सुदृढ़ आधार दिया जा सके और भारत सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को सुधार भी सके और आगे भी लेकर जा सके। इसके बाद 1955, इसका मैं बता ही चुका हूं आपको मैं कि 1955 में भारत सरकार ने एसबीआई को अपने अधीन ले लिया। लेकिन अब आता है भारत में बैंकों का एक स्वर्णिम काल, जिसको हम नाम देते हैं 19 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1969। एक्चुअली हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत नीचे की तरफ जा रही थी, स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी, हम इकोनॉमिक स्लोडाउन के अंतर्गत थे, लोगों का बैंकों के ऊपर से विश्वास हट रहा था क्योंकि बैंक जो थे वो लगातार फेल होते जा रहे थे। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और इसको हम बोलते भी हैं मास्टर स्ट्रोक ऑफ इंदिरा गांधी। इसे इंदिरा गांधी का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, 14 उस समय के जो बड़े बैंक थे उसको अपने अधीन ले लिया। 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का जिनकी संपत्ति 50 करोड़ या उससे ज्यादा थी राष्ट्रीयकृत कर दी, यानी कि 14 प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, जो 14 उस समय के बड़े बड़े बैंक थे जिनकी संपत्ति 50 करोड़ या उससे ज्यादा की थी, उसको भारत सरकार ने अपने अधीन ले लिया, यानी कि उसको भारत सरकार ने अपने सरकारी बैंकों में परिवर्तित कर दिया। इसे हम बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक ऑफ इंदिरा गांधी। इसे इंदिरा गांधी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है क्योंकि ये कदम एक ऐसा कदम था जिसने भारत की पूरी बैंकिंग सिस्टम को ही नहीं बदला, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को ही बदल कर रख दिया। बैंकों को गांवों गांवों तक जाकर काम करने के लिए मजबूर कर दिया, प्लस इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी को कम करके सोशल कॉज के ऊपर ज्यादा काम करने के लिए बोला। याद रखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हम मान सकते हैं कि बैंक बेशक एक वित्तीय संस्थान है जिसका काम है प्रॉफिट कमाना, लेकिन बैंक केवल एक वित्तीय संस्थान नहीं है, केवल उसका काम जो है केवल लाभ कमाना नहीं है, उसका जो मुख्य काम है सामाजिक विकासों को भी करना है, क्योंकि सामाजिक विकासों के लिए जब तक बैंक काम नहीं करेंगे देश की अर्थव्यवस्था में सामाजिक विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैंक ही है जो गरीबों को लोन देते हैं, लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा देते हैं, जिससे हमारी उनकी अर्थव्यवस्थाएं जो है वो सुधरती हैं और ठीक होती हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद 15 अप्रैल 1980 प्रधानमंत्री थी अभी भी इंदिरा गांधी। 6 और बड़े बैंकों को जिनकी कुल पूंजी 200 करोड़ या उससे ज्यादा थी उसको भी राष्ट्रीयकृत, यानी कि हमने 6 और बड़े बैंकों को जो था वो राष्ट्रीय, यानी कुल मिलाकर 20 जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे उनको हमने सरकारी बैंक बना, जैसे आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, 6 और बैंक थे जिनकी अब संपत्ति 200 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी। याद रखिएगा जब पहली बार राष्ट्रीयकृत किए गए उस समय कितना लिया पूंजी को, 50 करोड़ का लिया, अब कितना हो गया 200 करोड़, याद रखिएगा। लेकिन अब वर्तमान समय में यदि कोई कंपनी अपना बैंक खोलना चाहती है तो उसका कितनी पूंजी होनी चाहिए, कम से कम 500 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए, तभी वह बैंक खोल सकती है। लेकिन उस समय 1980 में 200 करोड़ था बैंक खोलने की पूंजी, या हम बात करें 1969 में 50 करोड़ थी बैंक को खोलने की, यानी कि सरकार ने जो था ये एक बैंकों को जो था वो और खोला।
इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई 1991 में जब हमारे वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह और हमने लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अपनाया, तब उसके अंतर्गत एक और काम किया गया। भारत सरकार ने जो प्राइवेट बैंक थे उनको फिर से खोलने के लिए परमिशन दी, और जिससे भारत सरकार में ये इस परमिशन के बाद भारत में एक बहुत से जो बैंक्स थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खोले। जैसे हम बात करें एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, ये सब बैंकों की जो शुरुआत हुई वो इसी दौरान हुई। ये सब स्थितियाँ जो थी वो काफ़ी हद तक और अच्छी हुई भारत की जनता के लिए, और भारत में जो मनी का फ्लो था वो और ज़्यादा बढ़ा। स्थितियाँ जो थी उसने इकोनॉमिकली जो स्थितियाँ थी उसको मजबूत बनाने में और अधिक सहायता मिली। अगर हम वर्तमान समय की बात करें, इसमें बहुत से क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डाटा भी अभी चेंज हुए हैं। अगर आपसे आज पूछा जाए भारत में कुल पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया, कुल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारत में कुल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं? अगर हम इसके ऊपर बात करें तो सरकारी बैंक कितने हैं, जैसे PNB है, SBI है, या बैंक ऑफ बड़ौदा है, या कितने हैं? एक बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन, क्योंकि अभी डाटा चेंज हुआ है तो इसको क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा बन भी जाते हैं। देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है SBI। इसके बाद हम आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक उन बैंकों को बोला जाता है जो पहले प्राइवेट बैंक थे, लेकिन बाद में भारत सरकार ने उसको अपने अधीन ले लिया। जैसे मैंने बताया 14 1969 में और 6 बाद में। और तीसरा बैंक ओपन्ड बाय, भारत सरकार ने जो बैंक खोले, आज़ादी के बाद भारत सरकार ने भी बैंक खोले, वो सब क्या कहलाते हैं? ये 3 श्रेणियों में बांटे गए। ये मैं बता रहा हूं अप टू 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 तक के लिए ये डाटा वैलिड है। SBI 1, नेशनलाइज्ड बैंक 19। जैसे हम बात करें PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, देना बैंक, ये सब बैंक, प्लस एक बैंक IDBI बैंक, जिसको भारत सरकार ने पूरी की पूरी अपनी पूंजी के साथ खोला। कुल कितने हो गए हमारे? यार कि 2 क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। 31 मार्च 2019 तक हमारे देश में जो कुल सरकारी बैंकों की संख्या थी, पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या थी, वो थी 21। एक SBI, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक और एक IDBI। लेकिन 1 अप्रैल से ये डाटा बदल गया, क्योंकि SBI तो SBI ही रहा, लेकिन जो हमारे ये 19 नेशनलाइज्ड बैंक थे, इसमें से 2 बैंक थे जो मर्ज हो गए, किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। देना बैंक प्लस विजया बैंक प्लस बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब क्या बन गया? एक बैंक बन गया, बैंक ऑफ बड़ौदा। यानी कि 2 बैंक हमारे राष्ट्रीय बैंकों में से कम हो गए। कितने बचे? एक SBI और 17 राष्ट्रीयकृत बैंक। देना बैंक और विजया बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिए गए। और IDBI बैंक, जो एक भारत सरकार का बैंक था, इसको भारत सरकार ने बेच दिया, सोल्ड टू LIC ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने इसको LIC को बेच दिया और RBI ने इसको एक प्राइवेट बैंक का दर्जा दे दिया। यानी कि IDBI जो 31 मार्च तक एक सरकारी बैंक एंटाइटी थी, एक सरकारी बैंक के अंतर्गत आता था, लेकिन आज के समय में वो एक प्राइवेट बैंक बन चुका है। यानी कि आज के समय में कुल पब्लिक सेक्टर बैंक इज 18। 31 मार्च तक थे 21, लेकिन आज 18। एक SBI और 17 राष्ट्रीयकृत बैंक, कुल मिलाकर 18 बैंक जो थे वो हमारे अब रह गए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
कुल मिलाकर अब 18 बैंक। लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, हमने बोला कि भारत सरकार ने 2 बैंकों को आपस में मर्ज करके एक बड़ा बैंक बना दिया। या अगर हम बात करें 2 साल पुरानी बात करें कि जब 2 साल पहले जब हमारी जो सरकार थी उन्होंने क्या किया था, हमारी जो सरकार थी उन्होंने एसबीआई के जो सहायक बैंक थे उसको एसबीआई में डाल दिया था। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और एक और बैंक था भारतीय महिला, उस सबको बैंक को एसबीआई में मर्ज कर दिया था और अभी 2 बैंकों को आपस में और मर्ज कर दिया। क्यों मर्ज कर दिया, क्या कारण थे? और अगर आपने अभी रिसेंटली सुना भी हो, सरकार ने बोला भी, अभी जब बजट आया था तो बजट में सरकार ने बोला भी था कि अगले 3 से 4 सालों में ये जो हमारे आपको 17 राष्ट्रीयकृत बैंक मिल रहे हैं ये आपको नहीं दिखेंगे, या आपको मिलेंगे मुश्किल से 7 या 8। सरकार इन बैंकों को भी आपस में क्या करने जा रही है, मर्ज करने जा रही है। क्यों मर्ज करने जा रही है, क्या फायदा है? देखिए उसके बहुत से फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब कुछ बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया जाएगा तब उनकी जो कुल पूंजी है, कुल जो संपत्तियां हैं वो एक बड़ी संपत्तियां बन जाएंगी, जिससे उनकी जो पूंजी बड़ी होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक बन जाएंगे। जैसे अगर हम एसबीआई की ही बात करें, 31 मार्च 2017 जब 7 बैंकों का एसबीआई में मर्जर किया गया तब एसबीआई 31 मार्च 2017 तक जो एसबीआई था वो विश्व में 65वें नंबर का सबसे बड़ा बैंक था पूंजी के आधार पर। लेकिन जब आपस में इनको मर्ज कर दिया गया तब 1 अप्रैल 2017 जो एसबीआई था वो सीधा का सीधा जो था वो आ गया कहां पर, 45वें नंबर पर विश्व में, यानी कि टॉप 50 बैंक्स में शामिल हो गया। यानी कि इनकी पूंजी जो है एक बड़ी पूंजी बन जाएगी, जिससे एक विश्व स्तर के बैंक बन जाएंगे। प्लस इसके अलावा जब बैंक कम हो जाएंगे तो इनको नियंत्रित करना और अधिक सरल हो जाएगा। सरकार को, जैसे आपको पता ही होगा, जब बजट आता है या उसके अलावा सरकार क्या करती है, उनको रिकैपिटलाइज करती है, बैंकों में अपना पुनः वित्त का समायोजन करती है। जैसे अभी इस साल के बजट में सरकार ने बोला कि हम बैंकों को 70,000 करोड़ का फंड देंगे, रिकैपिटलाइजेशन फंड देंगे। तो दैट इज द रीजन कि जो सरकार है इन बैंकों को आपस में मर्ज कर रही है, जिससे बैंकों को ये पूंजी ना देनी पड़े, वो सब बच जाए, प्लस बैंक जो है वो बड़े लेवल के बैंक बन जाए। दैट इज कॉल्ड आवर पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया को मर्ज करने की पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। इस प्रकार से भारत में बैंक जो है वो आते हैं और बैंक जो है उसके अंतर्गत जो है वो काम करते हैं। जब हम बैंकों की बात करते हैं तो इसमें कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो बैंकों में कई बार आ जाते हैं। थोड़े क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला बैंक जिसने एटीएम लगाया, भारत में सबसे पहला एटीएम किस बैंक ने लगाया था? एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हिस्ट्री के अंतर्गत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार एग्जाम्स में आता रहता है। भारत में पहला बैंक जिसने एटीएम लगाया वो कोई भारतीय बैंक नहीं था। इट वाज HSBC लिमिटेड, जिसने 1987 में भारत में पहला एटीएम लगाया था। कहां पर? बॉम्बे। देखिए उस समय पहले बॉम्बे बोलते हैं वो अलग चीज है, लेकिन उस समय हम इसको बॉम्बे बोला करते थे। भारत का पहला बैंक जिसने एटीएम लगाया इट वाज HSBC लिमिटेड, जिसने मुंबई में जो था एटीएम लगाया था। एक और क्वेश्चन इसमें आता है, भारत का पहला बैंक जिसने क्रेडिट कार्ड जारी किए, फर्स्ट इंडियन बैंक टू इश्यू क्रेडिट कार्ड, दैट वाज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का ऐसा बैंक जिसने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करी। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा उद्घाटन किया गया भारत का वो बैंक जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। यस, याद रखिएगा, ये साल वो बैंक अपने 100 साल पूरे कर रहा है। 1919 में खुला था और अभी 2-3 एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। याद रखिएगा, भारत का पहला बैंक जो महात्मा गांधी ने उद्घाटन किया इट वाज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बॉम्बे में, और ये खुला था 1919। 1919 में भारत का पहला बैंक जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने, या बात याद रखिए, महात्मा गांधी ने केवल एक ही बैंक का उद्घाटन किया है, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगले सवाल पे आते हैं, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, भारत का वो बैंक जिसकी विदेश में सबसे अधिक शाखाएं हैं। इंडियन बैंक विद हाईएस्ट फॉरेन ब्रांचेस, भारत का वो बैंक जिसने विदेश में अपनी सबसे ज्यादा शाखाएं खोली। याद रखिएगा, पहले बहुत लंबे समय तक एक ही बैंक था, वो रहा, दैट वाज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का वो बैंक था जिसकी विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं खोली गई थी, शाखाएं थी। लेकिन 2017 में जब अन्य बैंकों का मर्जर हुआ, तब उसके बाद सबसे बड़ा बैंक बन गया एसबीआई। याद रखिएगा, एट प्रेजेंट एसबीआई भारत का वो बैंक है जिसकी विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं हैं। इंडियन बैंक विद मोस्ट ब्रांचेस इन फॉरेन। यह था हमारा भारत का बैंकों का इतिहास, कि किस प्रकार से बैंक भारत में आए, किस प्रकार से बैंक भारत में खुले, किस प्रकार से बैंकों की स्थितियां बदली, किस प्रकार से बैंकों को खोलने के अधिनियम आए। इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज डिटेल में डिस्कशन करी। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत के कुछ ऐसे बैंक जो बैंक तो कहलाते हैं लेकिन बेसिकली बैंकिंग का पूरा काम नहीं करते। प्लस इसके साथ साथ हम शुरुआत करेंगे आरबीआई की। आरबीआई क्या है, किस प्रकार से काम करता है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मनी पॉलिसी क्या है, किस प्रकार से करेंसी इशू की जाती है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।